हाँ जी, प्रथम, समीक्षा एंड तनीषा, प्लीज कैमरा ऑन करें बेटा। हाँ जी, तो ये बात याद रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से रिटायरिंग पार्टनर को भी इंक्लूड कर लेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट वाली टेबल में, और उसके बाद फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें यार इसका। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए इस बात का याद रखना बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 में सुशील, सतीश, समीर तीनों का मैंने रेशियो लिख दिया। क्या है? सतीश रिटायर हो रहा है, और जिस समय रिटायर हो रहा है उन तीनों के, उनको आपको बता रखे कि कितना कितना अमाउंट पेबल है। The cash and bank balance as on that date was 9,600. Satish is to be paid through amount brought in by Sushil and Sameer. यहाँ तक तो सेम है जो पहला था, कि जो भी हमें पे करना है सतीश को वो कौन लेके आएगा? सुशील और समीर। और क्या लिखा है आगे? कैसे? इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से कि ताकि उनका जो भी कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन होता तो सेम था यार जो हमने अभी किया है। क्या डिफरेंस है? यहाँ तक तो बिल्कुल सेम, लेकिन आगे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैलेंस ऑफ 7,200 वाज टू बी मेंटेन, के 7,200 को मेंटेन करके रखना है, एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। क्या फर्क हुआ इसके अंदर अब? हाँ जी, क्या फर्क हुआ? इसका मतलब है आपके पास जो कैश एंड बैंक बैलेंस था 9,600, आप उसमें से भी कुछ अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। मिनिमम कितना बैलेंस यूज करना है? 7,200। तो यानी कितना कितना बच गया भाई? 2,400 आप वहां से भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, वही बात समझ में। और एक चीज और, ऊपर वाले में देखो आपका जो बैलेंस निकल के आएगा वो इसके बराबर आ रहा है जितना आप एडिशनल कैपिटल यूज करो। ठीक है ना? मैं ये एरो भी बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये इसी के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, चलो आगे। चलो अब यही चीज दोबारा करनी है, बस अमाउंट ही तो चेंज हो गया, और क्या करना है। तो कौन कौन थे भाई पार्टनर? जो रिटायर रह गए हैं उन्हीं को लिखना है, तीनों नहीं लिखने। तो सतीश जा रहा है आई थिंक, तो सुशील और समीर। जरा बताओ बेटा कितना कितना था इनका रिक्वायर्ड कैपिटल। ठीक है, और इधर आ गया एक्चुअल कैपिटल, और इधर आ गया कैश ब्रॉट या विथड्रॉ। बोलो बेटा, एक्चुअल कैपिटल बताओ सुशील का कितना है? सुशील का 1,03,680। समीर का कितना है? समीर का 26,880। टोटल बताओ। 1,30,560। 1,30,560। चेक कर लेना बेटा, और जना भी कोई टोटल करके साथ में प्लीज। हाँ, अच्छा, एडिशनल कैपिटल कितना लाना है भाई? हमें लाना कितना था बताओ, कितना पे करना था उसको, सतीश को? 87,840। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कुछ कैश पड़ा है 9,600। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म में कैश पड़ा था 9,600। ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? 7,200 बैलेंस बचना है, मिनिमम बैलेंस बना के रखना है। तो यानी हम इसमें से कितना यूज कर सकते हैं? सिर्फ 2,400। आर यू विद मी? समझ आया? तो इसका मतलब 87,880 में से 2,400 आप माइनस कर दोगे। ये तो जो फर्म के पास कैश पड़ा था आप उसी में से पे कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी कितना रह गया? अमाउंट निकालो, डिफरेंस निकालो, कितना आया बेटा? 85,440। 85,440। सो दिस इज द टोटल अमाउंट जो वो एडिशनल लेके आएंगे। इसको ऐड करो। 2,16,000। यानी टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? 2,16,000। एरो बना देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से वैल्यू यहाँ चलेगी। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो अब 216 को सुशील और समीर की नई रेशियो में करो। नई रेशियो दे रखी है अलग से, 3:2 बोला हुआ है। सुशील का 3/5 है, मैं लिख देता हूँ, लिखी नहीं थी मैंने। 3:2, तो 3:2 में डिवाइड कर दो। कितना होता है 216 को 3:2 में? और सुशील का आ रहा है 1,29,600।
और समीर का आ रहा है 86,400। करो जरा माइनस क्या आता है। हाँ भाई प्रथम बताओ बेटा, सुशील का कितना आ रहा है? सर 25,920। 25,920। और समीर का 59,520। टोटल देखो यही आएगा 85,440। सेम आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक है कुछ। ठीक है, तो दैट्स अ हिंट कि ये सेम आना चाहिए। फोटो खींच लो बेटा इसकी। तो इसमें फर्क क्या हुआ, बस एडिशनल कैपिटल में थोड़ा सा फर्क आ गया। जो फर्म में कैश था आपने वो भी थोड़ा सा यूज कर लिया। अब एक इसी में चेंज बताता हूँ, सिनेरियो में क्या चेंज हो सकता है। इसकी फोटो खींचो पहले, फिर आगे बताता हूँ। क्वेश्चन में अगर लिखा होता इट इज डिसाइडेड कि मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, अभी लिखा था 7,200, मान लो ये लिखा होता 10,600, तो क्या करते हैं ऐसे केस में? प्रथम, अगर क्वेश्चन बोलता कैश मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस होना चाहिए 10,600, सर तो हम एडिशनल फैक्टर में प्लस कर देते। कितना? 1000। हाँ समझ आया। तो ऐसे केस में मतलब क्या था, हमारे पास पहले बैलेंस था 9,600 और क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम कितना मेंटेन करना है 10,600, यानी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम जो भी आप ला रहे थे टू पे दी रिटायरिंग पार्टनर, ताकि मिनिमम कैश बैलेंस जो चाहिए वो मेंटेन हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, एक बात का याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मिनिमम कैश बैलेंस वाली जो कैलकुलेशन जब आप कंपेयर करोगे कि एक्चुअल कैश बैलेंस कितना है वर्सेस मिनिमम कितना चाहिए, वो तब करोगे आखिरी में, सबसे लास्ट में, जब आप सारी बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके होंगे, तब देखना कि बैंक में कितना बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तब देखना कितना है वर्सेस कितना चाहिए। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? तो मैंने आपको ये भी समझा दी, कैपिटल कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है सारे कैपिटल में, मेन चीज तो वही है, बेसिक सारा कुछ तो वही है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे कि अब वो कैपिटल लेके आ रहे हो, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। इसलिए मैंने लास्ट टाइम पे नहीं कराया था आपको, मैंने कहा था कि इसको अलग से करके देखेंगे, अलग से समझ लेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चल सकता हूँ आगे? ओके, अब आते हैं लोन अकाउंट में। ठीक है, लोन अकाउंट में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा लोन अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला जा सकता है, वो सीख लेते हैं। और उसके बाद एक हिडन गुडविल और रह जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, वो भी हाथ के हाथ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। या पहले हिडन गुडविल कर लेते हैं, सॉरी लोन अकाउंट बाद में करेंगे, पहले हिडन गुडविल करते हैं। निकालो भाई जरा, कहाँ पर है हिडन गुडविल? यार तुम्हें उसमें से कराऊं क्या? दो ही तो क्वेश्चन है, एक मैं करा दूंगा तो बचेगा क्या? कोई इलस्ट्रेशन देखे हिडन गुडविल की? देखना जरा इलस्ट्रेशन कहाँ पर है यार, क्योंकि यहाँ से करा दूंगा तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, या फिर तुम दुखी हो जाओगे सर क्वेश्चन तो देते नहीं प्रैक्टिस के लिए, है ना? कितना खुश हो रहा है बता, अच्छे से जोक मार रहे हो है। गुड जोक है। कहाँ है हिडन गुडविल का, जरा देखो जरा इलस्ट्रेशन ढूंढो कहाँ है। आपको इलस्ट्रेशन में से करा देता है कोई। हिडन गुडविल कहाँ है भाई? आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 18 में नहीं 19 में है। 19 पे आ जाओ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 19। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ एंड देन आप जो दो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 19 इलस्ट्रेशन 19 कह रहा है अमल बिक्की एंड चंदू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3। अमल, बिक्की एंड चंदू, ठीक है, 1:2:3। कह रहा है चंदू रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 2,20,000। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
सॉरी गाइस। तो क्या बोलता है, अमल, विक्की एंड चंदू आर पार्टनर्स इन प्रोफेशन 1 2 3। चंदू रिटायर और उसका सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चंदू रिटायर हो रहा है भाई, चंदू पे डब्बा बना दिया हमने, और चंदू कैपिटल कितना है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, 2,20,000। हाँ जी, याद है, क्लियर है सबको? क्लियर हो गया। तो गुडविल गुडविल सब कुछ एडजस्ट करने के बाद चंदू का कैपिटल, सॉरी क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ये सब एडजस्ट करने के बाद चंदू का कैपिटल कितना है, 2,20,000। तो आइडियली हमें कितना पे करना चाहिए था, 2,20,000। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, अमल एंड विक्की अग्रीड टू पे हिम 2,50,000। क्यों भाई, जब 2,20,000 बनता है देना, तो 2,50 क्यों देंगे हम? वो इसीलिए दे रहे हैं कि वो जो 30,000 एक्स्ट्रा है वो किस चीज का है, गुडविल का। अभी तक हमने गुडविल का इस पे कोई एंट्री नहीं करी थी, सिर्फ किस चीज की एडजस्टमेंट थी, रिवैल्यूएशन की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की। तो जो आप एक्चुअल पे कर रहे हो, ठीक है, ये चंदू का कैपिटल हो गया, और एक्चुअल कितना पे कर रहे हो, दिस इज 2,50,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज नथिंग बट गुडविल। पर ये गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल है क्या? हाँ जी, कौन बताएगा, ये फर्म की गुडविल है क्या? आप ध्यान से देखो, आपने जब एडमिशन में कंपेयर किया था तो फर्म के कैपिटल को कंपेयर किया था। हिडन गुडविल जो वहां था, वहां क्या था, दोनों तरफ फर्म कैपिटल था, तो जो डिफरेंस आया वो फर्म की गुडविल थी। अब यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हो, एक पार्टनर के कैपिटल को। तो जब एक पार्टनर के कैपिटल को कंपेयर करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा, सिर्फ उसका शेयर होगा। तो ये आ जाएगा चंदूज शेयर इन गुडविल। कितना आ गया बेटा, 30,000। समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ निकालने को बोला होता कि गुडविल निकालो, तो सिंपल सा, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ी, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। रिटायरमेंट वाले में तो हिडन गुडविल फट करके निकल गया, पता ही नहीं चला। एडमिशन में तो फिर भी आप कैलकुलेशन करते थे। अब क्वेश्चन ने कहा जनरल एंट्री बनानी है, कह रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू पीएसआर इज 1:3। तो न्यू पीएसआर दे रखी है 1:3, 1:3। अब कैसे करेंगे भाई, हमें एक पार्टनर का शेयर गिवन होता है अगर गुडविल में, तो क्या करते हैं यार हम, बाकियों का कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को याद रखना है, अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन है गुडविल में तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है। आप देख रहे हो कि रेशियो डिफरेंट हो रही है, पहले 1:2 थी अमल और विक्की की, अब 1:3 हो गए, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई गेन सेक्रीफाइस कर रहा है अलग रेशियो में, नॉट इन द सेम रेशियो, तो डिफरेंट रेशियो। तो निकालते हैं भाई, अमल का गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस रूट क्या होता था, फॉर्मूला गेन सेक्रीफाइस निकालने का, बोलो भाई, कहाँ गया ये अरब, क्या क्या दोबारा बोलो, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, याद रखना है, इस वाले चैप्टर में न्यू माइनस ओल्ड होता है, ओल्ड माइनस न्यू नहीं होता। तो न्यू कितना है, 1/4 माइनस 1/5, राइट, नहीं 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 ले लेते हैं इजी करने के लिए, 2/24। और दूसरा कौन है, विक्की, गेन ऑफ सेक्रीफाइस 3/4 माइनस 2/6, 24, 18 माइनस 8, 10/24। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा 1/12। इसको भी छोटा कर देते हैं तो 5/12। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:2। आर यू विद मी, दिस इज योर गेनिंग रेशियो। कौन कौन है, अमल और विक्की। तो आप क्या करोगे, 30,000 को 1:5 में डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि अमल का कितना और विक्की का कितना। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, अमल शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/6, और दूसरा कौन है, विक्की, 30,000 इंटू 5/6। तो ये आ जाएगा 5,000 और 25,000। एंट्री क्या होती है भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, अमल और विक्की। तो अमल, विक्की, डेबिट टू, कौन है दूसरा,
चंदू का क्या नाम था, चंदू। 5,000, 25,000 और 30,000। क्लियर हो रहा गाइस सबको कैसे किया है ये? किसी को कोई डाउट? तो बहुत ही आसान था, हिडन गुडविल में कुछ भी नहीं है इस केस में। इसका तो सिंपल क्या करना है, जितना पे करना था वर्सेस जितना पे कर दिया, वो जो डिफरेंस है वो किस लिए पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, गुडविल का शेयर। क्लियर? चलो आगे, लास्ट टॉपिक रह गया आज का, विच इज लोन अकाउंट। तो जरा लोन अकाउंट समझते हैं क्या होता है। इसकी फोटो खींचनी है बेटा, फोटो खींच लो एक बार जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, लोन अकाउंट के लिए भी मैं आपको इलस्ट्रेशन में से कराता हूँ। ठीक है, तो आप खोलो पेज नंबर 6.25, 6.25 निकालो बेटा। ठीक है, 6.25 निकालो, और थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं, मैं पहले थोड़ा समझा दूं लोन अकाउंट क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, जरा समझते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने कहाँ डाला है, बिल्स पेबल में डाला है। इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिल्स पेबल लिखते काफी है बेटा। आरव, मोहन, मदन, जो भी नाम ओके है, सर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिल्स पेपर लिख दो काफी है। लोन के लिए लिखना पड़ता है, किसका लोन है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक कोई लोन वाला लेता हूँ मैं, जहाँ पे आपने लोन लिया हो, लोन में जा रहा हूँ, ये है ना 20 लोन, यहाँ ले। देखो गाइस, मान लो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, बी रिटायर कर रहा था, और बी के रिटायर होने के बाद, हाँ जी, बी के रिटायर होने के बाद हमने इसके लोन के अकाउंट में डाल दिए जो भी आपके पैसे बनते थे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 40,980 डाल दिए। यहाँ तक समझ आ रही है? तो हमारे बैलेंस शीट में किस नाम से आ जाएगा ये, बीज लोन 40,980। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? अब होगा क्या फ्यूचर में, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा? अभी तो हो गया जी, अभी वो जा रहा था, अभी देखो क्या था सीन, क्या था, जो पार्टनर्स है उसमें से एक रिटायर हो गया, तो हम उसको कंटिन्यू तो कर नहीं सकते कैपिटल के नाम से, कैपिटल तो सिर्फ ओनर के लिए यूज करते हैं, अब तो वो ओनर रहा नहीं, तो इसलिए जो भी अमाउंट पेबल था या तो उसे पे कर दो इमीडिएटली, या फिर उसके लोन अकाउंट में डाल दो। नॉर्मली ये सिनेरियो होता है। अगर क्वेश्चन में कहा लोन अकाउंट में डाल दो, या साइलेंट होता तो भी हम लोन में डाल देते हैं, हमने उसको लोन में डाल दिया। तो आज की डेट में बैलेंस शीट में ये पोजीशन दिख रही है, इसका मतलब जैसे एक थर्ड पार्टी को हमें पे करना होता था, इसी तरह से हम इसको भी पे करेंगे 40,980। क्लियर हो गया गाइस? कब करेंगे पे? डाल दिया उठा के लोन में, पड़े रहने देते हैं, है ना, जब हमें मन करेगा तब कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। भी कहेगा अच्छा मेरा पैसा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बैठे हो मजे से। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो ऐसे केस में अगर आप हाथ के हाथ पे नहीं करते हो, देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट, देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, इनफैक्ट इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक बार समझ भी लेते हैं। पेज नंबर 6.21 पे आओ, पेज नंबर 6.21 पे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे 1 मार्कर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका। पेज नंबर 6.21 में देखो, जो मेथड्स ऑफ पेमेंट लिखा है उससे जस्ट ऊपर लिखा है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, दिख रहा है लिखा हुआ इटैलिक्स में लिखा है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू। मिला सबको? जो ब्लू कलर की स्ट्रिप लिखी हुई है मेथड्स ऑफ पेमेंट से जस्ट ऊपर है। सबको मिल गया? कोई ऐसा जिसको नहीं मिला तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। मिल गया सबको? हाँ जी, तो ये पढ़ो जरा क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, कह रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब तो अलग बात है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है, अगर आपने क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता है, आप लिख दोगे नहीं जी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, करेंगे भाई। अगर आप लिखोगे कि 2 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, उसके बाद पे करेंगे अगर डिले होता है, तो फिर 2 महीने तक का कोई इंटरेस्ट नहीं, जो लिखा है वो तो पार्टनरशिप डीड में सबने साइन किया, वो तो वही मानना पड़ेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है तब तो वो मानो, अगर नहीं लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है वो पढ़ लो। ठीक है, क्या कहता है, द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब 6% कम है ज्यादा है, इस पर आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, जो एक्ट में लिखा है हमें तो उसको फॉलो करना है, अगर हमने अलग से एग्री नहीं किया है तो हमें 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन दी अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जैसे इस केस में था 40,988। आर यू विद मी? क्लियर? तो जब तक आप ये 40,988 रुपए पे नहीं कर देते, आपको हर साल का 6% इंटरेस्ट पे करना है। क्या लिखा है, टिल द अमाउंट, टिल द टाइम अमाउंट ड्यू टू हिम इज नॉट, एट हिज ऑप्शन। हिज बोले तो कौन,
इस बोले तो कौन, किसका ऑप्शन? हाँ वृंदा, किसका ऑप्शन? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर। तो एक्ट में ये ऑप्शन भी दिया है रिटायरिंग पार्टनर को कि या तो तुम 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले लो, या एट हिज ऑप्शन ही मे टेक इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर उसका पहले बनता था, ठीक है, जैसे पहले उसका शेयर था सपोज 1/3 था, तो 1/3 शेयर अभी भी ले सकता है वो, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो चाहे तो उसको ऑप्शन दिया रिटायरिंग पार्टनर। समझ आ रही है बात? तो रिटायरिंग पार्टनर के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो इसके ऊपर इंटरेस्ट ले ले, या जो आपका अमाउंट उसने लगा रखा है उसके हिसाब से वो अपना शेयर इन प्रॉफिट ले। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ये ऑप्शन किसके पास है? रिटायरिंग पार्टनर। तो ऑब्वियसली वो अपना कैलकुलेशन करके देख सकता है जब बाद में अमाउंट ड्यू बनेगा कि भाई कौन सा बेटर है, और उस हिसाब से वो ऑप्शन चूज कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन कैसा है उसको समझते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना रहे थे और जो भी अमाउंट पेबल होता था उठा के लोन में डाल देते थे, इसके आगे का स्टेप नहीं करते थे, इसके आगे का स्टेप नहीं करते थे। अब हमारे पास इसके आगे का स्टेप भी आ सकता है जिसको बोलते हैं लोन अकाउंट बनाना। समझ आ रहा है? अब एक ऑप्शन तो क्या है फर्म के पास कि फर्म ने उठाकर लमसम पेमेंट करा लोन अकाउंट की, खत्म कर दिया। 40,988 रुपए बनते थे, उन्होंने 40,988 प्लस जो भी इंटरेस्ट बना, मान लो 10 दिन डिले हुआ, 10 दिन का इंटरेस्ट प्लस 40,988 पे करके खत्म किया। तो उसमें तो तुम्हें क्या बनाने को आएगा अकाउंट, उसमें तो कुछ बनेगा नहीं, 1-2 एंट्री होगी बस, खत्म काम। तो दूसरा सिनेरियो और जो होता है वो वाला नॉर्मली आता है, वो क्या होता है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। समझ आ रही है मेरी बात? जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, यानी जो भी अमाउंट आपका बनता है, लेट्स से 40,988 आपने बना लिया, 10-10 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट में पे करें। ऑब्वियसली थोड़ा सा बैलेंस बचा 988, तो वो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी इंस्टॉलमेंट में पे करो। तो इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी आपका लोन था उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करो, अब दिखाओ अकाउंट पे किस तरीके से ये दिखाई देता है। क्लियर हुआ? कहानी समझ आई? जहां तक हम पहुंचना चाह रहे थे ये क्लियर हो गया? वापस आते हैं 6.25 पेज पे और पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, बाय द वे, जब लोन अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो पूरा नहीं आता कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है उसके बाद लोन अकाउंट भी बनाओ, ऐसा नहीं आएगा, तो वो सिर्फ लोन अकाउंट का ही है, क्योंकि लोन अकाउंट में दिखाओ बस किस तरीके से है। क्लियर? तो मैं एक जरा लेजर अकाउंट बना देता हूँ जब तक, क्योंकि लेजर अकाउंट तो बनाना ही है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो जरा जल्दी से। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देखो भाई, लेजर अकाउंट कुछ का जैसा सा दिखेगा, और मैं यहाँ सेपरेट करने के लिए यहाँ डबल लाइन कर देता हूँ ताकि दिख जाए कि डेबिट कौन सी साइड है और क्रेडिट कौन सी साइड है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए सर, कह रहा है बनवारी गिरदारी मुरारी, हे भगवान नहीं सुधरेंगे ये लोग हैं। बनवारी मुरारी, सॉरी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:5:6 on 31st March Girdhari retired. On that date, the capital of Banwari Girdhari Murari before necessary adjustments stood at 2 lakh, 1 lakh and 50,000. On Girdhari's retirement, goodwill was valued at 1,14,000. Revaluation of assets and liabilities resulted in a profit of 6,000. General reserve in the books was, नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, सर आप 30 पढ़ रहे हो। ओह मैं वही देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला एक स्टेप और बढ़ गया, ये कैसे हो गया? चलो इलस्ट्रेशन 27, सॉरी माय मिस्टेक, 27 पढ़ना है। XYZ were in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April. After adjustment, his capital shows a credit balance of 1 lakh on the date of retirement. यानी हमें उसको कितना पे करना था? 1 लाख। Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2019 along with interest at the rate 10% per annum. यानी हमें उसको इंटरेस्ट के साथ 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना। सबको समझ में आया यहाँ तक?
क्लियर हुआ? आगे बोल रहा है प्रिपेयर जेड लोन अकाउंट, तो हमें क्या बनाना है भाई? जेड का लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट। सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कोई एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। प्रथम, आज प्रथम का मन है कि वो मेरे साथ डिस्कशन में आएगा, तो प्रथम बताएगा जेड के लोन अकाउंट में स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा? सबसे पहले क्या लिखूं? इधर इधर मेरी तरफ देख, लोन अकाउंट है लोन। बैलेंस, हाँ बैलेंस बैलेंस कहाँ तो आएगा? जेड डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड पे। एसेट है हमारा ये, हमें पैसे मिलने हैं। नहीं, फिर क्रेडिट साइड में। तो तुक्के नहीं मारो ना, सोच के बताओ बेटा। देखो आपको फिर से दिखाता हूँ। आपने यहाँ क्या एंट्री करी थी? ऊपर जेड के लोन, जो भी जिसका भी लोन बनाया था, देखिए जरा कहाँ गया वो लोन। कोई सा भी एक, हाँ ये था ना, ये देखो यहाँ क्या एंट्री करी थी भाई? टू, ये क्या हो गया? हाँ जी, टू बीज लोन अकाउंट करा था प्रथम। तो यस जब सर। इसको ट्रांसफर करोगे बी के लोन अकाउंट में तो क्या लिखोगे? बाय बीज लोन, अच्छा, बी के लोन में लिखूंगा बाय बीज लोन। मतलब वही बाय वही क्या बैलेंस होता सी है? डी बी डी। बी बैलेंस डी, सी डी बी डी क्यों बाय लिखेगा बैलेंस बी यार? डी। अबे एंट्री देखना क्या हो रही है, समझ, तुक्के मत मार, समझ। कहां से जा रहा है ये? कौन से अकाउंट में एंट्री है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसके? बी के। बी के कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू बीज लोन, तो बी के लोन अकाउंट में क्या जाएगा? बाय बीज कैपिटल। हाँ आई बात समझ में? तुक्के नहीं मार, फोकस कर, समझ इस बात को। ठीक है, तो जब आप ये ट्रांसफर करोगे एंट्री बी के लोन अकाउंट में तो क्या लिखा आएगा? बाय बीज कैपिटल। ठीक है, तो वापस लिखते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब जेड का बना रहे हैं तो जेड के में क्या लिखूंगा? बाय, जेड कैपिटल। समझ आ गई बात? क्लियर है? जिस समय ट्रांसफर हुआ है ये अमाउंट, उस समय किस नाम से आएगा? उसके कैपिटल के नाम से आएगा। कितना है? 1 लाख रुपए। कब करा हमने ये? क्वेश्चन में देखो लिखा है 1 अप्रैल 2018। क्लियर हो गया? समझ आई बात? चल सकता हूं आगे? अगर हमने इमीडिएटली कुछ पे किया होता तो आपकी डेबिट साइड में एंट्री आ जाती टू कैश के नाम से। एंट्री क्या होती? जेड्स लोन अकाउंट टू कैश या बैंक, वट कैश या बैंक, आई एम ट्रीटिंग ऑन सेम लाइंस। ठीक है, क्लियर हुआ होता? अगर आपने इमीडिएटली मान लो कुछ पे कर दिया तो यहाँ आ जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने कब पे किया है? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है ही इज पेड, कहाँ गया? Z is to be paid in 4 equal installment from 31st March 2019, यानी इस साल के एंड में पे किया। आई बात समझ में? इस साल के एंड में पे किया। आर यू विद मी? तो यानी पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे पहले, तो पहले इंटरेस्ट लगा लेते हैं भाई। इंटरेस्ट लगाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी बता सकते हो जरा? प्रथम, अगर हमें जेड को इंटरेस्ट पे करना है बेटा तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी? सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। वेरी गुड, ये हमने फंडामेंटल में भी सीखी थी। अगर किसी ने लोन दिया होता है तो क्या एंट्री बनाते हो? कोई पार्टनर ने लोन दिया तो ये एंट्री बनती है बेटा। तो इसको अगर हम पोस्ट करेंगे जेड के लोन अकाउंट में तो किधर आएगा? इधर ही आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कब कर रहे हैं ये इंटरेस्ट ड्यू? अभी पहले हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, कब कर रहे हैं? साल के एंड में, यानी 31 मार्च 2019 में। कितना अमाउंट बनेगा बेटा? 1 लाख का टोटल अमाउंट था, इसके ऊपर 10%, यानी कितना आ गया? 10,000। आर यू 10,000। विद मी? क्लियर हो गया बेटा? यानी हमें टोटल पे करना था 1,10,000। हमने पे कितना किया बेटा? हमने 31 मार्च 2019 को पे किया। पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा? ये तो इंटरेस्ट की थी। जब पे करेंगे तो जेड्स लोन टू कैश, तो जेड के लोन में टू कैश आ गया बेटा। कितना पे करा हमने? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? 1 लाख को 4 से डिवाइड करो, 25,000। 25,000। तो क्या हमने 25,000 पे किया है? आंसर इज नो। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन में। कह रहा है इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। आगे एक लाइन लिखी है फ्रॉम 31 मार्च, उसके बाद क्या लिखा है? अलोंग विद इंटरेस्ट। इसको अंडरलाइन करो।
ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो तो पे कर रहे हो, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसके साथ में ऐड होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो पहले तो 4 इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली हमने, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट था डिवाइड बाय 4 तो 25,000 आ गया, प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है अभी अभी हमने निकाला 10,000, यानी आप पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे 35,000। आर यू विद मी? समझ आ रहा है सबको? बैलेंस निकाल लेते हैं भाई, कितना बचा, तो ये वाली साइड ज्यादा, 1,10,000, 1,10,000। बेटा नोट नोट करने से पहले आप यहाँ फोकस करो समझने में। जो लोग नोट करने में लगे हुए हैं, भाई ये इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी है, फोकस करो यहाँ, समझो कि मैं करा कैसे रहा हूँ, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चेक, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, बैलेंस निकाल लोगे। 31 मार्च को हमारा बैलेंस कितना बचा, कितना बचा भाई, 1 10 में से 35 गया, ये आएगा आपका 75। 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। अब ये बैलेंस सी डी इधर से यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी 75,000, किस नाम से, किस डेट को, 1/4/2019 को। आर यू विद मी? किसी को कोई डाउट? अब क्या करोगे, फिर से इंटरेस्ट लगाओगे भाई, 31 मार्च 2020 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना निकलेगा बेटा इंटरेस्ट प्रथम, तो 75,000 का 10%। अब जितना रह गया उसी पे तो पे करना है, तो 75,000 का 10% यानी 7,500। फिर से इधर आ जाते हैं, हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी की बनती थी, 25 25 25, तो वो बार बार निकालने की जरूरत नहीं भाई, 25,000 तो हमें पता ही है, प्लस साथ में इंटरेस्ट और आपको पे करना है। समझ आ रहा है? तो अगर आप देखो तो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज होता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका 25,000 जा ही रहा है हर बार। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वाले केस में क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट हर बार वेरी करेगा और उसकी वजह से हर बार की इंस्टॉलमेंट चेंज होती रहेगी। क्लियर हो गया? कितना आएगा बताओ बेटा, ये कितना आ गया, 32,500। 32,500। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब फिर से इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये आ गया 83,500, 83,500, सर ये सॉरी 31,320 नहीं होगा डेट डेबिट साइड वाली? हाँ हाँ बिल्कुल होगी, और मैंने टोटल भी गलत करा, 82 आएगा, 82,500, इसको भी ठीक करते हैं। ये 20 आ गई और ये आ गया 82,500, 82,500 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 50,000 बचना चाहिए। 31/3/2020 टू बैलेंस सी डी, ये क्रॉस करके मेरा यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस 50,000। ठीक है, 1/4/2020 को। सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि 2 साल का भी और होना है। भैया लाइनें आप मत खींचना ऐसे जैसे मैंने खींची है, ठीक है, तो डर जाएगा कॉपी देख के नहीं तो। हाँ जी, अगला आगे क्या होगा इसके बाद, फिर से इंटरेस्ट लगाओगे 31/3/2020। आप देख रहे हो एक बार समझ आ गया ना, अगर अगर एक बार स्टेप समझ में आ गया तो मैकेनिकल है, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना, 50,000 का 10%, यानी 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये। अगेन आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, दिस वुड बी 21, 31/3/2021 टू कैश कितना, 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,000 रुपये पे करोगे। टोटल कर लेते हैं भाई यहाँ पे जरा, 55,000। स्टेप जरूर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे कैसे एक एक करके चल रहा हूँ, ठीक है। 55 में से 30 गए तो आपका बचेगा 25,000। दिस इज योर बैलेंस सी डी 31/3/2021, और यहाँ आ जाएगा 1/4/2022 बाय बैलेंस बी डी 25,000। फिर से इंटरेस्ट लगाओगे 31/3/2023, सॉरी बार बार डेट में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ऊपर 21 आएगा यहाँ 22 आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आ गया 2,500, और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश 31/3/2022
कितना आएगा 25,000 तो पे करना ही था, प्लस 2500 और पे किया 47,500। विद दिस आपका दोनों साइड मैच हो जाएंगी 27,500। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया कैसे किया मैंने? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का, एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या कैसे फ्लो में चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में लिखा कितना बैलेंस था, ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट निकाला उस साल का, फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री दिखाई, फिर उसके बाद बैलेंस शीट निकाला। समझ आ रहा है? ये फ्लो एक तो आपको क्लियर होना चाहिए किस तरीके से चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन को नोटिस करना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं अलोंग विद इंटरेस्ट। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पहला टाइप का कराया मैंने अभी आपको, ये टाइप कौन सा है, अलोंग विद इंटरेस्ट। दूसरा आ सकता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी दूसरा वाला भी करके देखते हैं कैसे, ज्यादा फर्क नहीं है, बस एंट्री सारी सिमिलर है, सिर्फ अमाउंट का ध्यान रखना है कैसे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो एक क्या तरीका आ सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट, दूसरा आ सकता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, अगर इंक्लूडिंग लिखा होता तो फर्क क्या होता, अलोंग विद का मतलब क्या और इंक्लूडिंग का मतलब क्या। यहाँ तक मुझे पहले बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? मैं इसको छोटा कर दूं, वैसे तो आपके पास ये है ही है बुक के अंदर। हाँ जी, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? प्रत्युष, आरव, एनी डाउट बेटा? क्लियर है ये? अच्छा, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने कहा था अलोंग विद इंटरेस्ट, तो इसका मतलब था प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है, इंटरेस्ट हमें अलग से ऐड करना है। अगर क्वेश्चन ने दिया होता 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सपोज करो एग्जाम्पल, यानी उस 25,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अगर ऐसे दिया होता, अभी तो 25,000 दिया भी नहीं है बाय द वे, हमने निकाला है। जब भी आपका अलोंग विद इंटरेस्ट वाला केस होता है तो आप खुद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालते हो कि कितनी, और जब भी आपका दूसरा केस आता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होता है। आपको भी दिखाऊंगा क्वेश्चन अगला, उसमें दिया होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पहली चीज, जब अलोंग विद इंटरेस्ट होता है तो आप खुद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट था 1,00,000 रुपए, उसको डिवाइड किया 4 से, आपका इंस्टॉलमेंट आ गया 25,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर बार ऐड करते रहोगे। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपका अलोंग विद इंटरेस्ट की जगह होता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में पहला फर्क क्या आता? पहला फर्क आता आपको ऑलरेडी अमाउंट दे रखा होता कि इंस्टॉलमेंट कितनी, और वो अमाउंट कौन सा होता? वो अमाउंट होता है ये वाला, बाहर वाला। समझ आ रही है बात? क्योंकि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड है उसमें, तो आपको टोटल अमाउंट दे रखा है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है गाइस? ऐसे केस में आपको ये वाला जो येलो में हाईलाइटेड है ना, ये आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? जैसे सपोज यही केस होता, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 35,000 आपको दे रखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आप 35,000 बाहर लिखते हैं, 10,000 इंटरेस्ट आपको पता है, यहाँ से निकाल ही लिया हमने, 10,000 यहाँ लिखते, तो यानी बाकी बचा हुआ क्या हो गया? प्रिंसिपल, कि कितना प्रिंसिपल हमने पे किया। समझ आ रही है बात? अभी इस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल कांस्टेंट था, हर बार 25-25 हजार का प्रिंसिपल पे हो रहा है, लेकिन अगले वाले टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल हर बार चेंज हो रहा होगा, आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम होगा लेकिन प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया गाइस? समझते हैं उसको, समझते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था बिफोर मूविंग अहेड। अब उस वाले क्वेश्चन को भी करके देखते हैं और उसमें देखते हैं चैलेंज कहाँ आता है। ठीक है, तो प्रथम